आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2025 में रिलीज हुई प्रभास सर की मूवी द राजा साहब। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वार्ड बॉय से। उसे एक अननोन मुर्दे आदमी को हॉस्पिटल ले जाने का काम मिला था। उस आदमी का अंतिम संस्कार भी हो जाता है और अब उसकी अस्थियां वार्ड बॉय के पास थी। साथ ही उस मुर्दे आदमी के पास जो भी चीजें थी जैसे अंगूठियां और एक 500 का नोट, वो सब भी उसके पास थी। जब वह बंदा जंगल के रास्ते से जा रहा होता है तभी वह 500 का नोट उड़कर एक खौफनाक हवेली में पहुंच जाता है। वार्ड बॉय उसे पकड़ने के लिए हवेली में घुस जाता है। हवेली मायावी थी, कुछ भी नॉर्मल नहीं था वहाँ। एक आवाज आती है, जो कुछ भी तुमने लिया है इन अस्थियों के साथ सब कुछ यही रख दो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं राजा साहब यानी राजू को, जो अपनी दादी माँ गंगा देवी के साथ गाँव में रहता है। गंगा देवी को अल्जाइमर है, भूलने की बीमारी। वो सब कुछ भूल जाती है सिवाय अपने पति कनक राजू को। कनक राजू अचानक कहीं चले गए थे और दादी उनके वापस आने का इंतजार करती रहती है। वो दादी के सपनों में रोज आते हैं। राजू की दादी अक्सर अपने पति कनक राजू को याद करती है, जो एक चोर की तलाश में लापता हो गए थे। अब बात करें राजू की, तो राजू बहुत ही मस्ती करने वाला टाइप का लड़का है। उसके मोहल्ले की अनीता नाम की लड़की उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। लेकिन राजू कहीं ना कहीं बस उसका यूज कर रहा है। जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती तो वो अनीता के पास जाता। अनीता के पिता बहुत अमीर हैं, इसलिए राजू को कभी पैसों की कमी नहीं होती और मोहल्ले की बाकी लड़कियां भी राजू पर फिदा है। अनीता बिल्कुल नहीं चाहती कि मोहल्ले की लड़कियां राजू की तरफ देखें। वो चाहती है कि राजू बस उसका बनकर रहे। अब क्योंकि दादी को अल्जाइमर है, वो पल पल पर चीजों को भूलती जाती है, इसलिए अक्सर उन्हें प्रॉब्लम्स होती रहती है। लेकिन कनक राजू को वो आज तक नहीं भूली। दादी हमेशा राजू को बताती रहती है कि वो राजा महाराजा की फैमिली से थे और बहुत अमीर थे। लेकिन राजू ने ये कहानियां 1000 बार सुन चुका है, इसलिए अब तो उसे ये कहानियां झूठी और बकवास लगने लगी है। राजू के माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर जा चुके हैं, तो अब इस दुनिया में दादी के अलावा राजू का कोई नहीं है। इसलिए राजू अपनी दादी से बहुत ज्यादा लव करता है और हमेशा उनका ख्याल रखता है। पर दादी को अल्जाइमर होने की वजह से वो अपने पति कनक राजू को सोचकर बेहोश हो जाती है और हमेशा परेशान रहती है। उनकी बस एक ही इच्छा है कि उनका पोता राजू किसी भी हालत में उनके पति को ढूंढ लाए। अपनी दादी को इस तरह परेशान देखकर राजू सोचता है कि अब वो किसी भी हालत में दादा को जरूर ढूंढ कर लाएगा। एक दिन राजू का दोस्त उसे एक फोटो दिखाता है। उस फोटो में राजू के दादाजी दिखाई दे रहे थे अपनी नई बीवी के साथ। ये देखकर कंफर्म हो जाता है कि वो मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। राजू को पता चलता है कि उसके दादा दरअसल हैदराबाद के चार मीनार के आसपास हैं। तो राजू ने डिसाइड कर लिया कि वो हैदराबाद जाएगा, लेकिन हैदराबाद में ही उसके मामा मंगू रहते हैं जो कांस्टेबल हैं। इसलिए वो उनके पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि दादा को ढूंढने में हेल्प करें। तब मंगू मामा कहते हैं कि ये 1960 का मिसिंग पर्सन का केस है, उन्हें ढूंढने के लिए सीनियर को 5 लाख रुपए देने होंगे, तब जाकर ढूंढाई शुरू होगी। ये सुनकर राजू को समझ नहीं आता कि आखिर वो इतने पैसे कहाँ से लाए। तब उसे अनीता का ख्याल आता है और वो तुरंत अनीता के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। अनीता शुरुआत में हर बार की तरह मना करती है, लेकिन आखिर में वो मान जाती है और उसे 5 लाख रुपए दे देती है। अब राजू हैदराबाद पहुंच जाता है अपने दादाजी को ढूंढने के लिए। वहाँ उसे मिलता है एक ऑटो वाला जो उसके गांव का ही है। जैसे ही राजू हैदराबाद पहुंचता है, वहाँ उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। उसे देखते ही राजू का दिल आ जाता है, पहली नजर में लव हो जाता है। उस लड़की का नाम बेसी है और वो चर्च जा रही है। बेसी नन बनने की प्रोसेस में है। राजू भी उसका पीछा करते करते चर्च में पहुंच जाता है। जब राजू चर्च में पहुंचता है तो वहाँ हर कोई एक बच्ची के लिए प्रेयर कर रहा है। दरअसल एक छोटी सी बच्ची के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है और सभी लोग उसके लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उसका इलाज हो सके। राजू के पास जो 5 लाख रुपए थे, उसमें से 3 लाख रुपए वो यही डोनेट कर देता है ताकि उस छोटी बच्ची का इलाज हो सके। इतना बड़ा दिल देखकर बेसी को भी राजू पसंद आ जाता है और वो भी उससे लव करने लगती है। बेसी को हर जगह राजू ही दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बेसी जल्द ही नन बनने वाली है और नन बनने के बाद कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकती, मतलब शादी नहीं कर सकती। लेकिन ये बात राजू को पता नहीं है। राजू तो बस सिर्फ बेसी से ही शादी करना चाहता है। मंगू मामा राजू को लेकर सीनियर ऑफिसर के पास जाते हैं। राजू बताता है कि मेरी दादी राजा महाराजाओं के घर की है, ऐसा वो बोलती है। गंगा राजू नाम का आदमी मेरे दादाजी के यहाँ काम करता था। देवनगर साम्राज्य के खजाने से गहनों का संदूक लेकर भाग गया था गंगा राजू। जब तक वो संदूक और गंगा राजू नहीं मिलता तब तक वापस नहीं आऊंगा, ऐसा एक खत में लिखकर दादाजी चले गए और अब तक वापस नहीं आए। अब आज जाकर वो इस शहर में दिखे हैं तो आप उन्हें ढूंढ दीजिए। हम देखते हैं गंगा राजू को जो जंगल में घूम रहा है और राजू पर नजर रखे हुए है। अगले दिन राजू के पास बेसी का कॉल आता है और वो उसे बताती है, मैं तुम्हारे दादाजी के ऊपर केस करने वाली हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे पैसे लूटे। राजू सब कुछ भूल भाल कर बेसी से प्रेम संबंध बनाने में लग गया था। राजू को समझ नहीं आता कि बेसी बोलना क्या चाहती है। फिर बेसी उसे बताती है कि हमने उस बच्ची के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए थे। जब हम उन्हें बैंक में जमा करने जा रहे थे तब हमें तुम्हारे दादाजी मिले और उन्होंने कहा कि मैं इन्हें जमा कर दूंगा, लेकिन उसके बाद वो सारे पैसे लेकर भाग गए।
राजू दादी से पूछता है, दादाजी चोर थे क्या? दादी कहती है, वो तो काफी हेल्पिंग नेचर के थे, चोर तो हो ही नहीं सकते वो। तभी हम देखते हैं कि ये सारी बातें गंगा राजू नाम का एक आदमी सुन रहा था। अब हमें बताया जाता है कि बैंक में हुआ क्या था। पता चलता है कि बेसी ढेर सारा पैसा लेकर गई थी और वहाँ कनक राजू भी लाइन में लगे थे। जब कनक राजू के सामने बेसी आई तो यहाँ कनक राजू ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया, जिससे बेसी ने कनक राजू को ढेर सारे पैसे दे दिए और चुपचाप चली गई। फिर कनक राजू उन सारे पैसों को लेकर वहाँ से फरार हो गया। पर राजू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसकी बातों पर भरोसा करे। अभी राजू एक छोटी सी प्रॉब्लम में है। उसे बेसी को 5 लाख रुपए देने हैं और सीआई को भी 5 लाख रुपए देने हैं। गांव से वो 5 लाख रुपए तो सीआई को देने के लिए ही यहाँ आया था। राजू ने आधे से ज्यादा पैसे तो डोनेशन में दे दिए थे, तो कम पैसा देखकर सीनियर गुस्सा हो जाता है। तभी राजू के सामने भैरवी नाम की लड़की आती है, जो एक बहुत बड़ा सूटकेस राजू के सामने रख देती है। उस सूटकेस में 1 करोड़ रुपए थे, लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन थी। भैरवी बताती है, जब तुम्हारे दादाजी महल में काम करते थे तो उन्होंने मेरे नाना जी की मदद की थी, उसके बदले में ये पैसा भेजा है मेरे नाना ने। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती बल्कि तुम्हारे दादाजी को ही दूंगी, इसलिए उनका मिलना बहुत जरूरी है। मेरे नाना जी ने कहा था कि ये सारा पैसा तुम्हारे दादाजी के हाथ में ही देकर आना। तभी कुछ गुंडे इस 1 करोड़ से भरे सूटकेस को लेकर भाग निकलते हैं, लेकिन उनके पीछे राजू पड़ जाता है। राजू डिशुम डिशुम करता है और उन लोगों को बहुत बेरहमी से मारता है और सूटकेस को बचा लेता है। फिर भैरवी भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। कहीं ना कहीं भैरवी अब राजू को पसंद करने लगी थी। वो उसके बहुत नजदीक आ जाती है, लेकिन जब वो उसके बहुत ज्यादा नजदीक आ रही थी तभी ये सारी चीजें बेसी ने देख ली। और अब क्योंकि इसी राजू से लव करने लगी थी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसका मुंह बन जाता है और वो रूठ कर चली जाती है। ऑटो वाला आदमी कहता है, बेसी तो नन है ना, नन लोग प्यार नहीं कर सकती। राजू सोचता है, बेसी तो मिल नहीं सकती, अब भैरवी पर ही फोकस करते हैं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि भैरवी गंगा राजू के साथ मिली हुई है। दरअसल गंगा राजू ही भैरवी के नाना है और गंगा राजू ने ही भैरवी से कहा है कि वो राजू के आसपास रहे और उस पर नजर रखे। किसी तरह से भी उन्हें कनक राजू को ढूंढना है। अगले दिन राजू के पास गाँव से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि दादी नहीं मिल रही और वो दादाजी को ढूंढने हैदराबाद आ चुकी है, जहां राजू पहले से मौजूद है। ये सुनकर राजू हैरान था, क्योंकि उसे पता है कि उसकी दादी को अल्जाइमर है और उन्हें भूलने की आदत है, इसलिए वो खो सकती हैं। जब राजू को पता चलता है कि दादी हैदराबाद आ चुकी हैं, तो राजू उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। उसे पता चलता है कि उसकी दादी को कुछ लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा है, क्योंकि दादी ने कुछ सोने की ज्वेलरीज पहनी हुई थी। लेकिन जब राजू को पता चलता है तो राजू और भैरवी तुरंत उस जगह पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर उन सभी लोगों को पूरी तरह से मारकर दादी को बचा लेते हैं। राजू यहाँ अपनी दादी को देखता है, जो बहुत ज्यादा परेशान थी। वो अपने पति यानी कनक राजू को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए राजू यहाँ शपथ लेता है कि किसी भी हालत में वो दादाजी को ढूंढ कर रहेगा। अगर वो आसपास हैं तो वो उन्हें जरूर ढूंढ लेगा। जब वो उन्हें खोजने निकलता है तो अचानक राजू की नजर पड़ती है गंगा राजू पर। तो अब राजू गंगा राजू को पकड़कर पूरी तरह से पीटने लगता है, क्यों भागा था संदूक लेके। तभी यहाँ भैरवी आती है और राजू को बताती है, ये मेरे नाना है और इन्हें सब कुछ पता है। जो तुम सोच रहे हो वो बहुत गलत है, जो कहानी तुम्हें पता है वो भी गलत है। यह राज भी उसके सामने खुल जाता है कि वो भैरवी का नाना है। और अब गंगा राजू असली कहानी बताता है। गंगा राजू कहता है, तुम्हारी दादी कोई साधारण महिला नहीं है। देवनगर साम्राज्य की महारानी गंगा देवी थी वो। एक दिन गंगा देवी प्रसाद बांट रही थी, तभी कनक राजू की नजर उस पर पड़ी। उसने गंगा देवी का हाथ पकड़ लिया। सैनिकों ने उसे बहुत पीटा। कनक राजू अपने ऊपर हुए अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने ठान लिया कि वो पूरे साम्राज्य का मालिक बनकर उसकी पूरी दौलत हड़प लेगा। वो गया बहुत खतरनाक तांत्रिक बैरागी के पास तंत्र मंत्र की विद्या सीखने। बैरागी ने कहा कुएं के अंदर जाकर तपस्या करने को। कनक राजू ने दिन रात कुएं के अंदर तपस्या की। उस तपस्या से उसे खूब सारी शक्तियां प्राप्त हुई। बैरागी ने उसे खाने में कुछ दिया, जिसे कनक राजू ने गंगा देवी को खिला दिया और फिर उसके बाद से वो उसके वश में आ गई। गंगा देवी ने कनक राजू से शादी कर डाली। फिर उसने राजमहल का सारा खजाना खाली कर डाला। फिर गंगा राजू को चोर बनाकर खुद वहां से फरार हो गया। गंगा देवी के अपनों ने ही उन्हें पागल करार देकर उन्हें महल से बाहर निकाल दिया। फिर कई साल बाद उन्होंने अपने बेटे बहू को भी खो दिया। फिर वो अपने पोते यानी राजू के साथ एक साधारण जिंदगी जीने लगी। राजू सोच में पड़ जाता है कि उसकी दादी कितने बड़े खानदान से हैं, फिर भी ऐसी दर दर की ठोकरें खाई। राजू ठान लेता है कि वो अपने दादा कनक राजू को ढूंढ निकालेगा। उसने दादी के साथ जो जो बुरा किया है उन सब का हिसाब लेगा। गंगा राजू बताता है कि वो जंगल में एक हवेली में रह रहा है। राजू भैरवी और उसको लेकर पहुंच जाता है। हवेली में वही हवेली जो हमने शुरुआत में देखी थी। हवेली में कनक राजू की बड़ी सी फोटो लगी थी। वो वार्ड बॉय मरा नहीं है बल्कि वही कैद है। उन लोगों को एक कमरा मिलता है जिसमें खूब सारा पैसा सोना चांदी रखा था। भैरवी को वो संदूक भी मिल जाता है जिसका चोरी होने का इल्जाम उसके नाना पर लगा था। जब वो उन्हें छूने वाला था कि तभी यहाँ वो वार्ड बॉय आ जाता है।
जो बहुत दिनों से यही बंद था और अब जाकर यहाँ से रिहा हुआ था, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वार्ड बॉय कहता है, इस कमरे के किसी भी पैसे या गहने को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस इंसान को तुम यहाँ तलाशने की कोशिश कर रहे हो वो मारा जा चुका है। तुम्हारे दादाजी को हार्ट अटैक आया था, उनकी लाश मैंने ही जलाई थी और जो कुछ भी उनकी बॉडी से मिला वो मैंने रख लिया। उनका चुराया हुआ नोट मुझे यहाँ तक ले आया। तभी दादाजी की आवाज आती है, यह घर मेरा शरीर है और यह दौलत मेरी रूह। यहाँ की एक एक चीज में मेरी आत्मा बसी हुई है। मेरे मरने के बाद इस दौलत को मैं ही भोगूंगा। राजू कहता है, मैं अपनी दादी की दौलत तो लेकर ही जाऊंगा। तभी धूल मिट्टी के रूप में कनक राजू प्रकट हो जाता है सामने। वो कहता है, तू खुद को नहीं बल्कि मैं तुझे यहाँ लेकर आया हूँ। तुझे दादी से दूर किया ताकि आने वाली तीसरी अमावस्या को मैं अपना मकसद पूरा कर सकूं। ये सारी चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन यहीं पर हम भैरवी और राजू की नजदीकियों को बढ़ता देख पाते हैं। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन ये जिस तरह से भूतिया हवेली थी, वैसे ही ये लोग यहाँ से बाहर निकलने की भी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग इस हवेली में फंस चुके थे। अब ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर ये महल कनक राजू के कंट्रोल में था। वो इन लोगों को बाहर ही नहीं निकलने देता। माइंड गेम्स खेल रहा था कनक राजू इन लोगों के साथ, कोई बाहर जा नहीं सकता था। जब भी कोई निकलने की कोशिश करता तो उनके साथ बहुत बुरा होता, क्योंकि यहाँ के घोस्ट इन्हें हमेशा परेशान कर रहे थे। तो ये यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि हवेली के अंदर अब बेसी भी चली आती है। उसके साथ रीप नाम का कॉमेडी कैरेक्टर भी चला आता है। वो अपने 3 लाख रुपए लेने आई थी। बेसी को देखकर राजू खुश हो जाता है। राजू को पता चलता है कि वो नन नहीं बनी है। वो भैरवी को छोड़कर फिर से बेसी के साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर देता है। बेसी और रीप को भी महल में भूत चुड़ैल दिखते हैं, तो वो भी इन लोगों की सिचुएशन में आकर खड़े हो जाते हैं। यह सब बकवास चली रही थी कि उसमें शामिल होने अनीता भी चली आती। यहाँ राजू 3 लड़कियों के बीच फंस जाता है। राजू कहता है कि ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, प्रॉब्लम तो ये है कि इस हवेली से बाहर कैसे निकला जाए, वरना ये सारे घोस्ट तो हमें मार ही डालेंगे। तभी यहाँ एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक को बुलाया जाता है, डॉक्टर पद्म भूषण। भूत प्रेतों को भगाने का उनका तरीका अलग है। वो लोगों को हिप्नोटाइज करके उनके अंदर घुसे भूत को भगाते हैं। वो यहाँ जब आते हैं तो पहला कदम रखते ही समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ सुपर नेचुरल चीजें हैं जो तुम्हें जीने नहीं देंगी। पूरे महल को अच्छे से स्टडी करने के बाद डॉक्टर समझ जाते हैं कि यहाँ का घोस्ट किन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। डॉक्टर कहते हैं, यह कोई मामूली तांत्रिक नहीं है, वो एक्सोर्सिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है और हिप्नोटिस्ट भी। वो दिमाग के साथ खेल रहा है। यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो सब हिप्नोसिस के लिए यूज हो सकती है। उन्हीं के जरिए वो तुम सबको अपने वश में करके रखे हुए हैं। तुम्हारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करके तुम्हें लॉक कर दिया है। यहाँ अगर तुम सब कॉन्शियस माइंड में एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट कर सको, अपने थॉट्स को वहां रखो, तब कुछ हो सकता है। डॉक्टर बताते हैं वो आत्म शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। वो यहाँ तुम्हें हिप्नोटाइज करेगा और हेलुसिनेट करके एक ऐसी दुनिया में पहुंचा देगा जो उसने खुद क्रिएट की है। इससे लड़ने का सिर्फ एक ही उपाय है, तुम्हें अपने आत्मबल को बहुत ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। तुम्हें योग साधना से अपनी एक अलग दुनिया बनानी पड़ेगी। सेल्फ हिप्नोटाइज करना होगा, उसके परे सोचना होगा, अपने सभी इमोशंस में विलीन होकर दिमाग के विचारों को पूरे मन से जोड़कर शरीर के कण कण में इन भावों के साथ काम करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर राजू को हिप्नोटाइज करके उसे इमेजिन करने को कहते हैं कि वो समुद्र किनारे हैं। उसे इमेजिन हो तो रहा था, लेकिन कनक राजू उस पर हावी होने लगा। उसके थॉट्स उसे इमेजिन होने लगे। डॉक्टर कनक राजू के थॉट्स को रोक नहीं पाते और राजू उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उसे देखने मिला कि कनक राजू किसी का गला रेतने में लगा है और अब यहाँ डॉक्टर राजू को वो सारी चीजें सिखाने लगते हैं। लेकिन राजू के सामने बार बार वो सारी चीजें आ रही थी जो नहीं आनी चाहिए थी। कहीं हद तक राजू कामयाब हो रहा था, लेकिन उसके थॉट प्रोसेस के बीच में बार बार कनक राजू की इमेजिनरी वर्ल्ड आ रही थी, जिससे राजू नहीं लड़ पा रहा था। अब कनक राजू डॉक्टर के सामने आ जाता है और डॉक्टर के दिमाग से भी खेलने लगता है। डॉक्टर की एक पोती थी जो कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। कनक राजू उसके दिमाग में बसी उस मेमोरी को फील कराता है उसे। डॉक्टर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि वो कनक राजू के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि वो जानता है कि किसकी क्या कमजोरी, वो उसी को टारगेट करता है। डॉक्टर और ज्यादा कुछ बता पाते उससे पहले ही कनक राजू उन्हें उठाकर हवेली के बाहर फेंक देता है। अब कनक राजू सामने आ जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अगर डॉक्टर इसी तरह राजू को सिखाने लगा तो उसकी तो दुकान बंद हो जाएगी। अब आगे हम देखते हैं कि गंगा राजू को राजू का फोन आता है, दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, अब दादी को लेकर हवेली आ जाओ। गंगा राजू दादी को लेने जाते हैं, पर तभी उनकी तबीयत बिगड़ जाती है तो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। गंगा राजू जब राजू को फोन करके सब बताते हैं तो वो कहता है, मैंने कोई फोन नहीं किया था, दादाजी तो कब का मर चुके हैं। लेकिन यहाँ राजू बताता है कि मैंने तो आपसे कहा ही नहीं था कि आप दादी को लेकर यहाँ आए। शायद ये सारा प्लान कनक राजू ने रचा है और अब राजू को किसी भी हालत में हॉस्पिटल जाना था। वो गुस्से में अपनी कार निकालता है। राजू तुरंत बाहर खड़ी गाड़ी स्टार्ट करता है और हवेली का गेट तोड़ते हुए निकल जाता है हॉस्पिटल दादी से मिलने।
तभी कनक राजू कहता है, तुम हॉस्पिटल में नहीं हो, तुम कभी हवेली से निकले ही नहीं, ये सब तुम्हारा भ्रम है। राजा साहब, राजू देखता है वो तो सच में हवेली के बाहर ही खड़ा है, लेकिन पता चलता है कि राजू तो इस हवेली को छोड़कर गया ही नहीं, वो तो बस कनक राजू की इमेजिनरी वर्ल्ड में घूम रहा था। यही सारी बातें कनक राजू उससे कह रहा था। कनक राजू कहता है, मैं तेरी दादी को इस अमावस्या की रात जान से मारने वाला हूँ। मरने से पहले मैंने बैरागी से कहा कि मुझे फिर से नया जन्म लेना है, अपनी दौलत तक फिर से पहुंचना है। बैरागी ने कहा, ऐसा होने के लिए तुम्हारी पत्नी की स्वाभाविक मृत्यु होनी चाहिए, तेरे सारे पाप कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। मेरे मरने के 3 दिन बाद से मैं मेरे मरने की खबर तेरी दादी तक पहुंचाने लगा और उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। थोड़े ही समय में गंगा देवी की आत्मा शुद्ध शक्तियों का आहार बन जाएगी, तब मैं फिर से जन्म लूंगा। 6 साल का होते ही अपनी दौलत तक पहुंचूंगा, जन्म जन्मांतर तक अपनी दौलत को भोगूंगा। ये सुनकर अब राजू को गुस्सा आ जाता है और राजू को याद आता है कि कनक राजू की पूरी रूह उसके पैसों में बसी है, इसलिए वो तुरंत उस कमरे में जाता है। राजू अंदर जाकर कनक राजू की रूह यानी उसकी दौलत को आग लगा देता है, लेकिन कनक राजू बताता है, दरअसल जिसे तुम आग लगा रहे हो वो मेरा पैसा नहीं है, बल्कि तुम्हारी दादी है। कनक राजू कहता है, तुम मेरी दौलत पर नहीं, अपनी दादी माँ पर आग लगा रहा है। कनक राजू बताता है, जब तुम महल को छोड़कर हॉस्पिटल गए थे तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुम शायद मेरी इमेजिनरी वर्ल्ड में घूम रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी गलती थी। तुम सचमुच हॉस्पिटल गए थे और सचमुच तुम यहाँ अपनी दादी को ही आग लगा रहे थे। राजू देखता है कि वो हॉस्पिटल में है, उसने दादी के पैर जला दिए। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि वो हवेली में है या हॉस्पिटल में, आखिर सच क्या है। ये देखकर राजू पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसने अपनी दादी के पैरों में आग लगा दी थी, हालांकि वो अभी भी जिंदा थी। राजू को तो लग रहा था कि वो हॉस्पिटल में है, पर असल में था वो हवेली के अंदर ही। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो कनक राजू से कैसे फाइट करे। तब वो अपनी आंखें बंद करता है और अपनी दादी गंगा देवी को याद करता है। तभी राजू को डॉक्टर की बातें याद आती हैं। वो खुद पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है। अपने दिमाग में वो इमेजिन करने लगता है दादी को राजमहल में। कनक राजू उसे जो इमेजिन कराना चाहता था, अब वो राजू इमेजिन नहीं कर रहा होता। तब गंगा देवी यहाँ राजू को हौसला देती है और कहती है कि वो देवी का अंश है, वो इस तरह से हार नहीं मान सकता। ये सुनने के बाद राजू के अंदर एक अलग ताकत आ जाती है और अब वो यहाँ कनक राजू से लड़ने के लिए पूरी तरह रेडी था। राजू अपने पूरे कंट्रोल में आकर खजाने में आग लगा देता है। तभी पानी आ जाता है और उसमें एक बड़ा सा मगरमच्छ से लट खसा करते हुए राजू उसे ढेर कर देता है। लेकिन कनक राजू अभी भी बहुत शक्तिशाली था, उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, वो सारे हथकंडे अपना लेता है। कनक राजू हर तरह की मायावी टेक्निक अपनाता है राजू को हराने के लिए, लेकिन अब राजू के पास भी उन सारे हथकंडों का जवाब था और वो उन्हें आसानी से जवाब दे रहा था। पर राजू सबको मात देते जा रहा था। राजू पूरे महल में आग लगा देता है। कनक राजू कमजोर पड़ने लग जाता है और जब कनक राजू को ऐसा लगने लगा कि वो हारने वाला है, तब वो अपने भगवान शैतान बैरागी को यहाँ बुलाकर लाता है। वो बैरागी को पुकारता है और कहता है, मेरी आत्मा अपने में मिला दो ताकि मैं इसे हरा सकूं और उसे खत्म कर दो। तब बैरागी और कनक राजू दोनों मिल जाते हैं। कनक राजू बैरागी के साथ मिल एक विशालकाय राक्षस का रूप ले लेता है। यहाँ एक बहुत बड़ा दानव बाहर आता है जो अब राजू को बहुत आसानी से मसल सकता था। राजू को अपनी मुट्ठी में ले राजू को ऐसा लग रहा है कि अब वो इस जंग को आराम से हार जाएगा। राजू का अंत आ चुका था, लेकिन तभी फिर से वो आंखें बंद करता है और गंगा देवी कहती है कि वो एक देवी का अंश है, उसे बस एक ही चीज करनी है, पंचभूत शक्तियों के बारे में सोचना। लेकिन तभी उसके अंदर दुर्गा माता की शक्तियां आ जाती है। वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है और जब राजू इन शक्तियों के बारे में सोचता है तो उसके अंदर एक अलग तरह की शक्ति आ जाती है। वो राक्षस रूपी कनक राजू का नरसंहार कर देता है और अब वो इस दानव को आसानी से मार डालता है। तो इस तरह से राजू ने इनका खात्मा कर दिया था। कनक राजू का विनाश हो गया तो अब उसका सही से अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है। तो अब कनक राजू का किस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया और अब हम फिल्म के आखिर में देखते हैं। तभी एक दिन राजू पहुंच जाता है एक सर्कस के अंदर। वहाँ उसे दिखता है एक आदमी जोकर के भेष में जो उसके जैसा ही दिख रहा था। राजू की तरह ही दिखने वाले एक और इंसान को जो जोकर के गेटअप में था, और वो यहाँ हमें इस फिल्म के पार्ट 2 के बारे में बता रहा था। लिखा आता है कि इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसका नाम होगा राजा साहब सर्कस। यही बताते हुए यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की पूरी स्टोरी। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। क्या आप पार्ट 2 देखने के लिए एक्साइटेड हैं? और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।